अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के पार्ट 2 के बारे में। पहली वीडियो जो है वो उसमें मैं आपको इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे चुका। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और अप्लाई करने का तरीका वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने ये लिखना है टर्की वुसलार स्कॉलरशिप। तो इसमें आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जो है वो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यह वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों को आगाही दी जाए, कि आपको बताया जाए कि एक स्कॉलरशिप आ गया है, क्योंकि आमतौर पे हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो ये स्कॉलरशिप ये है, तो इसमें सबसे ये आप होम में देख लें अबाउट की स्कॉलरशिप किस बारे में है। तो आपने यहाँ पे आना है टर्की स्कॉलरशिप के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस स्कॉलरशिप। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ये स्कॉलरशिप क्या है, ये किन लोगों के लिए होता है, इसमें अकोमोडेशन दी थी कि ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, इसमें आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है, इसमें आपको एक तरफ का टिकट मिलता है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अब बहुत सारे लोग जब पूछते थे मुझे, मैं और अपनी लास्ट वीडियो में ये बताना भी भूल गया था कि बैचलर वालों को 1000 टर्किश लीरा मिलता है, और इसी तरह जो मास्टर डिग्री वाले उनको 1400, और इसी तरह 1800 टर्किश लीरा जो है वो PhD लेवल पे दिया जाता है। उसके बाद जो है वो अगर आप इस यानी कि और जानना चाहते हैं तो इसमें फिर आप जो है मंथली स्टाइपेंड में और जा सकते हैं, अकोमोडेशन में, जब यानी कि आप सेपरेटली जो है उन चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है इसके अंदर। तो ये एक पूरी एक वेबसाइट है, यहाँ पे ट्यूशन फीस और टर्किश लैंग्वेज कोर्स और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स FSC या इंटर में जो है वो 70% से कम है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके बैचलर में मार्क्स 75% या PhD में अगर आपके बैचलर या मास्टर में जो है वो 75% से कम है तो आप मास्टर और PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, जिन मेडिसन और डेंटिस्ट्री और फार्मेसी वगैरह के लोग, उनके मार्क्स शुड बी 90% फॉर एनी लेवल ऑफ प्रोग्राम। यानी कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो योर मार्क्स शुड बी 90% और अब। और एज क्राइटेरिया भी बता दिया गया हमें पहली वीडियो के अंदर कि 21 फॉर द बैचलर प्रोग्राम, 30 फॉर द मास्टर प्रोग्राम एंड 35 फॉर द PhD प्रोग्राम। ये भी यानी कि है फॉर द रिसर्च स्कॉलर। मैं इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा, ये एक सेपरेट जो है वो चीज़ है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले भी बता दिया था, हर कोई जो है वो सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और ये वही यानी कि उन्होंने दोबारा इसको हाईलाइट कर दिया 70 और मैक्सिमम एज और इस तरह। इसमें फुल टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, शॉर्ट टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जॉइंट इस तरह। अब हम उसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन कैलेंडर। एप्लीकेशन कैलेंडर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका ये स्कॉलरशिप का पीरियड होता है जनवरी 10 से लेके फरवरी 20 तक आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वैल्यूएशन होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। ये बात याद रखें, मार्च और अप्रैल और मई वगैरह में आपकी वैल्यूएशन होती है, उसके बाद जून जुलाई में आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके बाद आपके जो रिजल्ट हैं वो अर्ली अगस्त में आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। और इनिशियल जो प्रोसीजर होता है उसके बाद आपको यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिलने का वो आपका अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। उस तरह आप यूनिवर्सिटी में जो है वो सितंबर में जो है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा एक आप इस वेबसाइट को विजिट कर लेना और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लेना। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन 5 स्टेप। अब हज़ार एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन को आपने फिल कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले आप एक यानी कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको क्रिएट करने के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद आपने अपने सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, और उसके बाद जो है वो यानी कि यहाँ पे आपने सबसे पहले जब यानी कि इसको क्रिएट करनी है तो उसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, आपने अपने बारे में जो आपका डेटा वो आपने फिल करना है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने जो आपका प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम आप जो है वो चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो SOP और रिसर्च यानी कि जो जिसको हम कहते हैं स्टडी प्लान या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसी तरह का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लिखना है। तो ये सारे जब आप अपलोड कर देंगे, लिख लेंगे, तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट अप्रूव योर एप्लीकेशन मीन सबमिट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके रिक्वायर्ड होंगे फॉर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एडवांस में होने चाहिए बिफोर
पुटिंग योर बिफोर फिलिंग योर एप्लीकेशन, तो आपके पास अपना यानी कि पासपोर्ट होना चाहिए। आईडी कार्ड को आप यहाँ ना लें, यू शुड हैव पासपोर्ट होना चाहिए, और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो वो आपके सामने हैं, इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका फ़ोटो होना चाहिए। जो फ़ोटो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और उसमें बहुत ज़्यादा उसको आपने वाइट भी नहीं करवाना। कोशिश करें कि जितना ओरिजिनल हो आपका फ़ोटो उतना ही अच्छा होता है। और नेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट ये मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जीटी का एग्ज़ाम होता है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो डिप्लोमा और टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो ज़ाहिर है जो वो आपका एक जो आपकी हायर डिग्री है उसकी एक सनद होती है जिसको हम सनद बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिग्री सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और उसी यानी कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट होती है बैचलर और मास्टर और पीएचडी वालों की, जो हमारे भाई जिनकी अभी एफएससी है तो उनकी जो मार्कशीट होती है उसको ट्रांसक्रिप्ट ही बोलते हैं। तो इंटरनेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो, अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है, कोई GRE या GMAT वगैरह या सेट वगैरह, तो वो आपको ये यानी कि ऑप्शनल है, ये आपको देना पड़ेगा अगर उस यूनिवर्सिटी ने मांगा हुआ है। अगर उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो फिर ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट सच एज TOEFL, अगर यूनिवर्सिटी ने मांगा हुआ है तो भी आपको ये देना पड़ेगा, वैसे ये ज़रूरत नहीं है इसकी। और इसी तरह जो है इसकी जगह आप अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ही दोगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने मांगा हुआ कि नहीं हमें TOEFL वगैरह चाहिए, तो फिर आपको वो लाजमी देना पड़ेगा। और अगर आप प्रपोजल फॉर द रिसर्च टॉपिक एज रिटन एग्जांपल ऑफ द रिसर्च, अगर आप PhD के लिए हैं तो आपको अपना एक प्रपोजल देना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बनाई भी हुई है, और मज़ीद मैं इंशाल्लाह इसको बताऊँगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। ये यानी कि इसके अंदर आपने असल में पूरा एक प्रपोजल देना होता है कि मैं अपने यानी कि आपने अपने रिजल्ट्स बताने होते हैं, आपने अपना पूरा एक जिस तरह के समझ ले कि एक रिसर्च पेपर होता है, जिस तरह आपका प्रपोजल डिफेंस होता है, तो आपने उस तरह का एक पूरा यानी कि डॉक्यूमेंट देना होता है जो कि 4 से 5 पेजेस का होता है, जिसमें आपने हर चीज़ एक्सप्लेन की होती है कि मैं अपनी PhD के दरम्यान ये काम करूँगा, इस टॉपिक पर काम करूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन मास्टर और बैचलर के लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मास्टर और बैचलर की ये जस्ट आपको लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स जो है ना वो आप पढ़ लेना, ठीक है। उसमें ये है कि जो टर्किश स्कॉलरशिप है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में नहीं है, वो आपको टर्किश लैंग्वेज में पढ़ाती हैं। तो फिर वो आपको वहाँ पे जाके पहले जो है वो टर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जिस तरह के मैंने यूनिवर्सिटीज़ इन टर्किश लैंग्वेज में आती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश में प्रोग्राम, ठीक है। तो और कुछ में ये मिक्स होता है कि सम कोर्सेज आपके टर्किश में होते हैं, सम आपके जो है वो इंग्लिश में होते हैं। तो ये आप खुद से जो है वो इस चीज़ को देख लेना। फिर ज़ाहिर है जब टर्किश लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको पहले वहाँ पे जाके लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह की ये सीन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन, ये सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी मैं खैर बता चुका हूँ, ये भी हमने देख लिया था कि वो आपका किस तरह से यानी कि वैल्यूएशन होगी, यानी कि आपकी असेसमेंट होगी, वैल्यूएशन होगी, टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज़ और फाइनल असेसमेंट वगैरह, ये भी आप लोग खुद देख लेना। और उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप प्रोसीजर वगैरह, तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो आपके खुद देखने की है। मेरा जो काम है वो आपको यहाँ पे इस लेवल पे सिर्फ ये बताना है कि एक स्कॉलरशिप है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर बता चुका हूँ, जो अपनी पहली वीडियो इसके अंदर भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखो रजिस्टर है, आपने यहाँ पे अपना, अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, वरना यहाँ पे आप अपना रजिस्टर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है वो कुछ ज़्यादा यानी कि जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह जो इसका मेरी की जो टर्की स्कॉलरशिप है इसका जो पार्ट 3 होगा, जो 3rd वीडियो होगी, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन फ़िल करने का तरीका बताऊँगा, और इसके अंदर फिर जो डेटा कैसे फिल करना है और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में होगी। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज़।